हेलो बैंकर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इजी पर। आज की वीडियो में हम एक और सेक्शन कवर करेंगे आरबीआई एक्ट 1934। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पीछे वाली वीडियो जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, अपनी जर्नी शेयर करी थी आप लोगों के साथ, अपनी प्रिपरेशन कैसे करी मैंने ये बताया था, वो आप लोगों ने देख ली होगी। और उस वीडियो को देख के आपको एक हिंट, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप लोगों को भी अपनी जर्नी, अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर भी दी होगी। तो बस अगर आप एक सच्चे और आप एक मेहनती स्टूडेंट बन के अगर आप अपनी चीज़ों को, अपने सिलेबस को पैशनेटली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसका एक्ट 1934 कब आना जाता है, बट जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो सेक्शन 1 में ये बोला गया है कि इस एक्ट को आरबीआई एक्ट 1934 बोला जाएगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है, A bank to be called the Reserve Bank of India shall be constituted for the purpose of taking over the management of the currency from the central government and of carrying on the business of banking in accordance with the provisions of this act. सेक्शन 3 में ये बोला गया है, रिजर्व बैंक उस बैंक को बोला जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंसी मैनेजमेंट का काम अपने हाथों में लेके वो काम करेगा, और जो बैंकिंग बिजनेस का काम, गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस का काम करेगा। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंसी मैनेजमेंट का काम अपने हाथ में लेके खुद करेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, आरबीआई क्या है, आरबीआई इशुइंग अथॉरिटी है करेंसी नोट्स की, है ना। तो आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करने का काम करता है और गवर्नमेंट के बैंकिंग बिजनेस का काम भी आरबीआई करता है। तो आरबीआई का मतलब सेक्शन 3 में बताया गया है, जो करेंसी मैनेजमेंट का काम करेगा, जो बैंकिंग बिजनेस का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या बताया हुआ है, कैपिटल ऑफ आरबीआई। द कैपिटल ऑफ द बैंक शैल बी 5 करोड़ रुपीज। तो आरबीआई बैंक की कैपिटल कितनी बताई गई है, 5 करोड़ रुपए की बताई गई है। सेक्शन 1 में बोला गया, सेक्शन 1 में कि आरबीआई एक्ट बोला जाएगा इस एक्ट को। सेक्शन 3 में फिर हमें बताया गया कि आरबीआई बैंक कौन होगा, जो क्या काम करेगा। एंड सेक्शन 4 में बताया गया कि इस बैंक की कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, अब सेक्शन 6 में क्या बताया जा रहा है, इसकी ऑफिसेस, ब्रांचेस एंड एजेंसीज के बारे में। द बैंक शैल as soon as may be establish offices in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras, and may establish branches or agencies in any other place in India or with the previous sanction of the central government elsewhere. सेक्शन 6 क्या बोलता है कि जो बैंक है यानी कि जो आरबीआई है वो अपने ऑफिसेस कहाँ कहाँ खोल सकता है, बॉम्बे में, कोलकाता में, दिल्ली में, मद्रास में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले प्रीवियस सैंक्शन यानी कि पहले अनुमति लेके फिर वो किसी और प्लेस में भी अपने ब्रांचेस या अपनी एजेंसीज खोल सकता है। यानी कि सेक्शन 6 में बताया गया है कि आरबीआई अपने ऑफिसेस कौन कौन से प्लेसेस पे खोल सकता है। सेक्शन 1 में क्या बोला गया कि इस एक्ट को आरबीआई एक्ट बोला जाएगा। सेक्शन 3 में क्या बोला गया कि आरबीआई एक्ट कौन, मतलब आरबीआई कौन सा बैंक कहलाएगा जो करेंसी मैनेजमेंट का काम करेगा, जो बैंकिंग बिजनेस का काम करेगा। सेक्शन 4 में कैपिटल के बारे में, सेक्शन 6 में इसके ऑफिसेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 8, और सेक्शन 8 में बताया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड क्या है और इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, ये हमें सेक्शन 8 को पढ़ के पता चलेगा। द सेंट्रल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स, नेमली a governor and not more than 4 डिप्टी गवर्नर्स to be appointed by the central government. सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन से डायरेक्टर्स होंगे, एक गवर्नर होगा और
4 डिप्टी गवर्नर से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कि मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि इससे कम भी हो, पर इससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे। 4 directors to be nominated by the central government, one from each of the 4 local boards as constituted by section 9। तो अभी सेक्शन 9 हमें पढ़ना है, तो उसको पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि लोकल बोर्ड क्या होता है। तो 4 डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल बोर्ड से अपॉइंट करेगी। 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स को और नॉमिनेट करेगी। एंड 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एक गवर्नमेंट ऑफिशियल और नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि टोटल कितने हो गए, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर 5, फिर 4 डायरेक्टर्स लोकल बोर्ड से 9, फिर 10 आपके हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के 19, और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल एक और हो गए 20। यानी कि टोटल सेंट्रल बोर्ड में 20 लोग होंगे, जो आपको बाइफरकेट करके बता रखे हैं कि कैसे कैसे कौन इनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 9, लोकल बोर्ड्स, देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। इसमें लोकल बोर्ड के बारे में बता रखा है। A local board shall be constituted for each of the 4 areas specified in the first schedule and shall consist of 5 members to be appointed by the central government to represent, as far as possible, territorial and economic interest and the interest of the cooperative and indigenous banks। तो इसको इतना लंबा मत याद करना, इसको आप ऐसे समझ लेना, लोकल बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ईच ऑफ द 4 एरियाज। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, 4 एरियाज डिफाइन करे हैं, उन 4 एरियाज में आरबीआई का एक एक ऑफिस है, और उन ऑफिस में जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है वो लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स माने जाते हैं। अब ये 4 एरियाज कौन कौन से हैं, तो ये 4 एरियाज हैं चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली। ये 4 एरियाज हैं। इन 4 एरियाज के डायरेक्टर्स को लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द लोकल बोर्ड शैल इलेक्ट फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स 1 person टू बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो अब ये जो मेंबर्स होंगे लोकल बोर्ड के, तो ये अपनी सहमति से, आपसी सहमति से अपने में से किसी भी एक पर्सन को बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। Every member of a local board shall hold office for a term of 4 years and thereafter until his successor shall have been appointed and shall be eligible for reappointment। तो जो local board के members होंगे, एक बार में उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, और उसके बाद वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है, और जब तक उनके बाद अगले जो भी नए डायरेक्टर आने, जब तक वो ऑफिस होल्ड नहीं करते तब तक वो अपॉइंटेड रहेंगे। Fourth point, local board shall advise the central board on such matters as may be generally or specifically referred to it and shall perform such duties as a central board may delegate to it। तो लोकल बोर्ड क्या करेगा, सेंट्रल बोर्ड को उन मैटर्स के ऊपर एडवाइस देगा जो भी उसको दिए गए हैं, और जो भी उनको सेंट्रल बोर्ड टाइम टू टाइम ड्यूटीज देगा, उन ड्यूटीज को भी वो परफॉर्म करेंगे। तो सेक्शन 9 इज अबाउट मोटा मोटा लोकल बोर्ड्स के बारे में है। इसके ये 4 पॉइंट्स, अगर ये 4 पॉइंट्स आपको नहीं भी याद रहते कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान में रख लेना। सेक्शन 9 में लोकल बोर्ड्स के बारे में बताया गया है। लोकल बोर्ड्स की जो 4 लोकेशन मैंने बताई है उनको ध्यान में रख लेना, और लोकल बोर्ड्स के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक बार में 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो बस ये चीज ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में बताया गया है बिजनेस विच द बैंक में ट्रांजैक्ट। अब यहाँ पे बैंक का मतलब रिजर्व बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक कौन कौन से बिजनेस कर सकता है वो सेक्शन 17 में बताया गया है। एंड जो हमारे नॉर्मल बैंक्स थे, यानी कि हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स थे, वो कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं वो हमारे सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ BR एक्ट 1949 में बताया गया था। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 BR एक्ट 1949 में बताया गया था कि शेड्यूल्ड बैंक कौन कौन से बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में बताया गया था कि वो कौन कौन से बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे रिजर्व बैंक कौन कौन से बिजनेस परफॉर्म कर सकता है वो RBI एक्ट के सेक्शन 17 में बताया गया है। The bank shall be authorized to carry on and transact the several kinds of business hereinafter specified, namely कौन कौन से business कर सकता है, the accepting of money on deposit without interest from and the collection of money for the central government, the state governments, local authorities, banks and any other persons। तो डिपॉजिट
एक्सेप्ट कर रहा है, बट इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देता, आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देता, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या बैंक्स के बिहाफ पे उसने मनी को कलेक्ट किया है। क्योंकि गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस रिजर्व बैंक देखता है, तो कुछ भी गवर्नमेंट को कहीं से किसी से कुछ भी, सपोज गवर्नमेंट ने कोई रिवेन्यू कलेक्ट करना होता है, कोई टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो फिर वो उसके बिहाफ पे आरबीआई कलेक्ट कर लेता है, आरबीआई के अकाउंट में आ जाते हैं, इस टाइप से कुछ। नेक्स्ट है परचेज, सेल एंड रीडिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, promissory notes drawn on and payable in इंडिया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज या promissory नोट का परचेज, सेल या रीडिस्काउंटिंग करता है। परचेज फ्रॉम एंड सेल टू शेड्यूल बैंक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनसे जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन की करेंसी होती है, उनसे परचेज भी करता है, सेल भी करता है, ताकि जो फॉरेन करेंसी की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में मेंटेन रहे। The making to local authorities, scheduled banks, state cooperative banks and state financial corporation loans and advances repayable on demand or on the expiry of fixed periods not exceeding 90 days। तो ये क्या करते हैं, जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, या शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, उनको लोन्स एंड एडवांसेस देता है। क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में शेड्यूल्ड बैंक्स को भी लोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जब उनके पास लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, तो फिर कौन, क्योंकि अल्टीमेटली बैंकों का बैंक भी कौन है, आरबीआई है, तो फिर वो किससे मदद मांगने जाते हैं, आरबीआई से मदद मांगने जाते हैं। ठीक है, और 90 डेज से ज़्यादा का नहीं होता, अगर वो फिक्स पीरियड के लिए दिया गया है तो फिर मैक्सिमम 90 डेज के लिए देंगे। ठीक है, अभी ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, विच द बिजनेस विच द बैंक में ट्रांजैक्ट, है ना। The making to the central government and state governments of advances repayable in each case not later than 3 months from the date of the making of the advance. The making to the central government and state governments of advances repayable in each case not later than 3 months from the date of the making of advance। तो central government या state government को advances देना, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इशू करना, टेलीग्राफिक ट्रांसफर इशू करना, अदर काइंड्स ऑफ रिमिटांसेस मेड पेबल एट इट्स ऑन ऑफिसेज और एजेंसीज, द परचेज ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड द मेकिंग, इशू एंड सर्कुलेशन ऑफ बैंक पोस्ट बिल्स। तो ये मुझे भी नहीं पता कैसे होता है। The purchase and sale of securities of the central government or a state government of any maturity or of such securities of local authorities as may be specified in this behalf by the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज का परचेज या सेल करना, जैसे कि टी बिल्स इशू करता है ना आरबीआई, ट्रेजरी बिल्स, तो वो ट्रेजरी बिल्स किस लिए इशू किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करते हैं, जब उनके पास उनको फंड चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो टी बिल इशू कर देते हैं, पब्लिक उसको परचेज करती है, पैसा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है आरबीआई के थ्रू। तो उसी का ही लिखा हुआ है कि ये परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज करता है। The custody of monies, securities and other articles of value and the collection of the proceeds, whether principal, interest or dividends of any such securities। तो मनी की, सिक्योरिटीज की या अदर आर्टिकल्स की कस्टडी करता है आरबीआई, और कलेक्ट करता है प्रोसीड्स को, चाहे वो प्रिंसिपल हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, इन सिक्योरिटीज का। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 18 आता है हमारे पास, पावर ऑफ डायरेक्ट डिस्काउंट। अब क्या बताया गया इसके अंदर, एज पर सेक्शन 18 ऑफ आरबीआई एक्ट, when in the opinion of the bank a special occasion has arisen making it necessary or expedient that action should be taken under this section for the purpose of regulating credit in the interest of Indian trade, commerce, industry and agriculture, the bank may, notwithstanding any limitation contained in section 17, purchase, sell or discount any bill of exchange or promissory note, though such bill or promissory note is not eligible for purchase or discount by the bank under that section, make loans or advances to a state cooperative bank, to a cooperative society, any other person। तो सेक्शन 18 को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि एमरजेंसी लोन्स या एमरजेंसी एडवांसेस। इस सेक्शन का सार यही है कि अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो हाँ, इंडियन ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई क्या करता है,
बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट की परचेज, सेल या डिस्काउंटिंग कर देता है। हालांकि वो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है अभी डिस्काउंटिंग के लिए या परचेज के लिए। अभी उनका कुछ टाइम पीरियड पड़ा है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए थे, बट अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो आरबीआई बीच में आके उनका परचेज, सेल या डिस्काउंटिंग कर देता है। या फिर वो क्या करता है, लोन्स और एडवांसेस दे देता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोगों की रीच होती है रूरल जो एरियाज में, तो वो इन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की होती है। तो इनको लोन्स देता है ताकि इकोनॉमी में धीरे धीरे लोगों के पास फाइनेंस आए एंड एकदम से हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कोई भी टर्बुलेंस क्रिएट ना हो। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई डिस्काउंटिंग कर देता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 19 आरबीआई एक्ट का। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से बिजनेस आरबीआई नहीं कर सकता। ठीक है, कौन कौन से बिजनेस नहीं कर सकता, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या लिस्ट है। एंगेज इन ट्रेड और अदरवाइज हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अदर अंडरटेकिंग। तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, किसी भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या किसी भी अंडरटेकिंग में उसका कोई भी डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं हो सकता। परचेज द शेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी, किसी भी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता और ना ही उन शेयर्स के अगेंस्ट कोई लोन दे सकता है। एडवांस मनी ऑन मॉर्गेज ऑफ और अदरवाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग देयरटू, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज के बेसिस पे या उसके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लोन नहीं दे सकता। आरबीआई तो ऑब्वियसली बात है बैंकों को लोन देता है, बट आप कह दो कि कोई आम कस्टमर चला गया कि आप मेरी इस प्रॉपर्टी को अपने पास मॉर्गेज कर लीजिए और मुझे लोन दे दीजिए, तो आरबीआई नहीं देता है डायरेक्टली। नेक्स्ट है मेक लोन्स और एडवांसेस, तो लोन्स और एडवांसेस नहीं देता ये आम पब्लिक को, बैंक्स को देता है। ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल्स पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, तो ऐसे कोई भी बिल्स को ये नहीं ड्रॉ करता या एक्सेप्ट करता जो डिमांड के अलावा, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, डिमांड के अलावा किसी भी तरीके से वो पेबल होते हो। अलो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट्स, तो करंट अकाउंट्स पे या फिर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट ये नहीं देता, आरबीआई नहीं देता। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या बताता है, द बैंक शैल अंडरटेक टू एक्सेप्ट मनीज फॉर अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू मेक पेमेंट्स अप टू द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इट्स अकाउंट। इसको आप सिर्फ इतने यहीं तक ही पढ़ो और इसका मतलब समझो। सेक्शन 20 कहता है कि जो आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनीज डिपॉजिट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उन एक्सपेंसेस की पेमेंट भी आरबीआई करेगा, यानी कि आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस संभालेगा, सिर्फ इतना। नेक्स्ट सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल entrust द बैंक ऑन सच कंडीशंस एज मे बी agreed upon with all its money remittance exchange and banking transaction in India and in particular shall deposit free of interest all its cash balance with the bank। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें तो था कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस का काम करेगा, और 21 में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो आरबीआई को बोल सकती है कि आप मेरा जो भी बैंकिंग बिजनेस है, जो भी मेरी मनी डिपॉजिट करनी है, पेमेंट करनी है, जो भी मेरी मनी का ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आप वो करोगे और मेरा अकाउंट आप मेंटेन करोगे, उसके अंदर आप डिपॉजिट, मेरा डिपॉजिट रखोगे। हाँ ठीक है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट मत देना, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बैंकिंग बिजनेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो आरबीआई को वो अपना बिजनेस हैंडल करने के लिए बोल सकता है। और 20 में ये था कि आरबीआई करेगा, आरबीआई की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, और सेक्शन 21A देख लेते हैं, और सेक्शन 21A तक की करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सेक्शन 21A क्या कहता है, द बैंक में बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडरटेक, ये सिर्फ इतना ही है। 21 में बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस करेगा, एंड 21 में बोला है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी
एक एग्रीमेंट के थ्रू आरबीआई के साथ ही डील कर लेती है कि आप मेरा बैंकिंग बिजनेस भी हैंडल करोगे, तो आरबीआई उनका भी हैंडल करेगा। 21 में था सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस हैंडल करेगा एंड 21A में था स्टेट गवर्नमेंट का बैंकिंग बिजनेस आरबीआई हैंडल करेगा। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। इन्हीं सेक्शंस को आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे, अच्छे से रीड कर लेना इनको। और अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी है इसको करने में तो ज़्यादा बर्डन मत लेना, इनको स्किप कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना एंड इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।